हेलो एवरीवन। आज हम आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के जो पेपर वन है आपका नॉलेज एंड करिकुलम जो 2019 में जो पेपर आया था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्टूडेंट एक्टिविटीज़ इन द सेकेंडरी स्कूल के लेखक हैं। तो आपका आंसर है इसमें एडगर जी जॉनस्टन तथा रोलैंड सी फॉन्स। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका इसमें कि कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाओं का अंग नहीं है। जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं और जो सोशल वर्क को लेकर होती हैं उसमें से ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी नहीं है। तो सहकारी क्रियाएं हैं, समाज सेवा क्लब है और श्रमदान है। ये तीनों आपकी सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाएं हैं, लेकिन जो निबंध प्रतियोगिता है वो आपकी सामाजिक कल्याण संबंधी क्रिया से संबंधित नहीं है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन निबंध प्रतियोगिता सही है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता है। जो संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत जो है, जो मैंने इससे पहले क्लास में मैं पढ़ा चुकी हूँ। जितने भी आपके थे, समीक्षावाद सिद्धांत है, बुद्धिवाद का सिद्धांत है, संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत है, इन सबको डिटेल में मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो जो संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जो जन्मदाता हैं वो थे आपके अरस्तु। क्वेश्चन आपका आंसर नंबर बी। ठीक है। और अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता वो हैं जॉन लॉक। ऑप्शन सी जॉन लॉक। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है कि दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है। ज्ञान मीमांसा जो है वो आपकी ज्ञान से संबंधित है। ठीक है। ऑप्शन बी ज्ञान मीमांसा। उसके बाद है कि हंटर आयोग का गठन कब हुआ। हंटर आयोग का जो गठन हुआ था वो 1882 में हुआ था। ठीक है। आंसर बी 1882। अब देखिए, जो हंटर कमीशन वाज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। जो आपका हंटर कमीशन जो था वो आपका मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में पहला शिक्षा आयोग बना था। यानी कि सबसे पहला शिक्षा आयोग जो बना था मॉडर्न इंडिया में वो था आपका हंटर कमीशन। ठीक है। उसके बाद द हंटर कमीशन ऑफ 1882 वाज प्रिसाइडेड बाय सर विलियम हंटर। यानी कि इसके अध्यक्ष कौन थे। हंटर आयोग यानी कि हंटर कमीशन जो था, शिक्षा आयोग जो था आपका, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर विलियम विल्सन हंटर एंड वाज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रिपन, जो उस टाइम के वायसराय थे। ठीक है। गठित किसने किया था। लॉर्ड रिपन ने, जो उस टाइम के वायसराय थे। और किसकी अध्यक्षता में। सर विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में। इसीलिए इसको हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं हम। और द हंटर कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 3 अप्रैल 1882। ये जो है आपका 3 अप्रैल 1882 को इसको लागू कर दिया गया था। इसके बाद जो आपका प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग जो बना था वो बना था आपका 3 फरवरी 1882 में। इसको गठित किया गया था। ठीक है। लॉर्ड रिपन की अध्यक्षता में सर विलियम विल्सन हंटर। ठीक है। जो हंटर कमीशन जो है, जिसको हम प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, ये आपका जो 3 फरवरी 1882 को इसका गठन हुआ था। और इसको लागू कब कर दिया गया। 3 अप्रैल 1882 को इसको लागू कर दिया गया। और ये जो हंटर कमीशन जो है वो इसलिए गठित किया गया था, जो इससे पहले जो वुड का जो घोषणा पत्र आया था 1854 में, उसकी समीक्षा करने के लिए। ठीक है। इसके बाद आपका है कि त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया है। जो त्रिभाषा सूत्र जो है वो आपका 1956 में ही प्रस्तुत किया गया था, 1956 में। ठीक है। कब प्रस्तुत किया था। 1956 में। जिसमें आंसर दिया ये गलत है। त्रिभाषा सूत्र आपका 1956 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा चरण हिल्टा टाबा मॉडल का भाग नहीं है। जिसमें भाग नहीं है वो है पाठ्यचर्या परिकल्पना। ऑप्शन बी। अब देखिए, 1956 में अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने त्रिभाषा सूत्र को अपनी संस्तुति के रूप में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में रखा था। यानी कि जो त्रिभाषा सूत्र जो अभी भी हमारा जो नई एनईपी आई है उसमें भी त्रिभाषा सूत्र को माना गया है, उसको लिया गया है। ये आपका मूल रूप से संविधान में नहीं था, बल्कि अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने इसको 1956 में मुख्यमंत्रियों के सामने इसको
रखा था। ठीक है, वही आपका क्वेश्चन पूछा था कि त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया। त्रिभाषा सूत्र जो है 1956 में प्रस्तुत किया गया। उसके बाद जो शिक्षा समितियां बनी, जो आपके जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी बनी है, इससे पहले भी जो पॉलिसी जो लागू की गई हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उसमें त्रिभाषा सूत्र को लागू किया गया। ठीक है, इसके बाद अब देखिए हिल्टर टावर मॉडल क्या है। जो हिल्टर टावर जो थी 1962 मॉडल, मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, जी किसका मॉडल है, जो आपका ये आपका करिकुलम डेवलपमेंट का मॉडल है। ठीक है, इसकी आवश्यकता किस लिए हुई, फॉर करिकुलम डिजाइन, कंटेंट सिलेक्शन, एजुकेशनल एक्सपीरियंस, सीक्वेंस मेंटेन और प्रोवाइड बेस। ठीक है, ये इसकी आवश्यकताएं आपकी। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन था कि कौन सा चरण हिल्टर टावर मॉडल का भाग नहीं है। ठीक है, तो ये इसके टोटल आपके 1 से लेकर 7, ये टोटल आपके इसमें स्टेप हैं, या इसको सोपान बोल लीजिए या चरण बोल लीजिए, जो हिल्टर टावर मॉडल के होते हैं। ठीक है, पहला है आपका डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, सेकंड आपका फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सिलेक्टिंग कंटेंट, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट। ठीक है, फिर आपका सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस और इवैल्यूएशन। तो ये सातों जो हैं आपके, ये आपके हिल्टर टावर मॉडल के चरण हैं। ठीक है, उसमें से जो आपका क्वेश्चन में जो दिया गया था वो कौन कौन से दिए गए थे, एक तो पाठ्य वस्तु का चुनाव दिया था, वो इसमें है पाठ्य वस्तु का चुनाव, कौन सा है, सिलेक्टिंग कंटेंट। ठीक है, और एक जो ऑप्शन आपका इसमें दिया गया था पाठ्य वस्तु का संगठन, वो भी है इसमें, ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट। ठीक है, ये भी है सिलेक्टिंग कंटेंट, यानी कि पाठ्य वस्तु का चुनाव, पाठ्य वस्तु का संगठन, और एक और आपका जो था आवश्यकताओं की पहचान, वो भी इसमें है आपका, आवश्यकताओं की पहचान, डायग्नोसिस ऑफ नीड्स। लेकिन जो नहीं है वो है पाठ्यचर्या परिकल्पना। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका 7 जो है हिल्टर टावर मॉडल के स्टेप हैं, या सोपान है, या इनको चरण बोल लीजिए। ठीक है, ये आपका जो मॉडल है वो किसके लिए लागू किया गया था, ये करिकुलम डेवलपमेंट के लिए ये लाया गया था। ठीक है, क्योंकि ये हिल्टर टावर ने दिया था इसीलिए इसका नाम हिल्टर टावर मॉडल है। और जो हिल्टर टावर जो थी वो जॉन डीबी की जो है स्टूडेंट थी। ठीक है, इसके बाद तो शी वाज द स्टूडेंट ऑफ जॉन डीबी, एंड जो इनकी एक बुक भी थी करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस, 1962 में इसको लिखा गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस जो बुक है वो किसकी है, वो है हिल्टर टावर की। इसके बाद 9th क्वेश्चन है कि किसने कहा कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, ये आपका रसेल ने बोला है। ऑप्शन बी आपका इसमें सही है, रसेल। इसके बाद कि उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है। उपनिषद के अनुसार मैं इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था, जो होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है, पराविद्या और अपरा विद्या। ठीक है, इसके बाद है श्रीमद् भागवत के किस अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं, वो आपके 18वें अध्याय में 3 प्रकार बताए गए हैं ज्ञान के। ठीक है, इसके बाद आपका आता है 12th के ज्ञान से संबंधित बुद्धिवाद का सिद्धांत किसने दिया है। जो आपका बुद्धिवाद का जो सिद्धांत दिया है वो आपका दिया था सुकरात एवं प्लेटो ने। ठीक है, ऑप्शन ए आपका इसमें सही है। इसके बाद क्वेश्चन है कि आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है। जो आगमन विधि जो आपकी होती है वो ज्ञान प्राप्ति की तर्क विधि के अंतर्गत आती है। ज्ञान प्राप्ति की जो तर्क विधि है उसमें 2 विधि हैं, एक आगमन विधि, दूसरी निगमन विधि। ठीक है, और जो आगमन विधि में जो सूत्र का पालन किया जाता है वो होता है आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब देखिए ये जो है ज्ञान प्राप्ति की तर्क विधि है जो कि 2 होती हैं, एक आगमन एक निगमन विधि। अब आगमन विधि में क्या होता है, इसमें जो है विशेष से सामान्य या स्थूल से सूक्ष्म इन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, ये भूगोल, गणित, विज्ञान, भाषा, व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। इसके अलावा जो निगमन विधि है इसमें उल्टा रहता है। ठीक है, इसमें सामान्य से विशेष या नियम से उदाहरण सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। और जो निगमन विधि जो है वो विज्ञान, गणित, ज्यामिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन दोनों विधियों का भी मैं अच्छे तरीके से आपको जो प्रीवियस वीडियो है पेपर 1 को लेकर उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद आपका है 14 क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। जो कथन असत्य है वो है कि ज्ञान प्राप्ति की सीमा होती है। ज्ञान प्राप्ति की कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, ज्ञान अनलिमिटेड है और उसको
तो ज्ञान प्राप्ति की कोई लिमिट नहीं होती। उसके बाद 15 है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका सी है यानी कि शायद 3 आपका इसमें सही है। इसके बाद है 16 कि निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? जो नहीं आता है वो है स्मृति। स्मृति जो है वो आपका ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता। बाकी ज्ञान है, अवबोध है, मूल्यांकन है, ये आपके जो है ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपके जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो आपका ज्ञानात्मक है, क्रियात्मक है, भावात्मक है, और कितने इसमें सोपान आते हैं और कौन सा प्रथम स्तर है, कौन सा अंतिम स्तर है, इन सब के बारे में मैं जो प्रीवियस वीडियोज हैं उसमें बता चुकी हूँ, तो उनको अच्छे से डिटेल में देख लीजिएगा। 17 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित है? मैंने अभी बताया आपको कि आगमन और निगमन कि जो दोनों विधियां जो हैं वो ज्ञान प्राप्ति की तर्क विधि पर आधारित हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, दोनों आ तथा बा, आगमन विधि और निगमन विधि। इसके बाद 18 क्वेश्चन है कि ज्ञान के स्रोत है। ये सारे ही आपके ज्ञान के स्रोत हैं। इंद्रिय अनुभव जो हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, तर्क बुद्धि जो हम जो है तर्क करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, दूसरा इंट्यूशन जो अंतः प्रज्ञा जो होती है जिसको हम सिक्स सेंस भी बोलते हैं, ये सारे ही आपके ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं, तो आपका इसमें आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। इसके बाद 19 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का सिद्धांत नहीं है? देखिए, बुद्धिवाद का सिद्धांत अभी पढ़ा, सुकरात एवं प्लेटो ने दिया था। योग सिद्धांत, ठीक है, ये भी आपका जो है ये पतंजलि के द्वारा दिया गया है। और प्रायोगिक सिद्धांत, प्रायोगिक सिद्धांत जो है आपका उन्होंने जॉन डीवी जो थे, प्रायोगिक सिद्धांत बोल लीजिए या प्रयोजनवाद बोल लीजिए या व्यवहारवाद बोल लीजिए या प्रगतिवाद बोल लीजिए, ये जो है आपका ये जॉन डीवी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, लेकिन जो अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत है ये आपका ज्ञान का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। इसके बाद आपका आता है ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, बहुत बार आता है, सुकरात का है ये इन्होंने बोला था। उसका 21 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष, निगमन विधि, प्रयोग विधि, ये सारी विधियां जो हैं वो ज्ञान प्राप्त करने की विधियां होती हैं। और इससे पहले जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें ये सब मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से आप देख लीजिएगा। ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। फिर है आपका 22 क्वेश्चन कि कौन सा कथन सही नहीं है? ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है, ज्ञान संस्कृति का संरक्षण करता है, या ज्ञान संस्कृति का हस्तांतरण करता है, या ज्ञान संस्कृति का विकास करता है। तो जो फर्स्ट जो इस ऑप्शन आपका दिया गया है कि ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है, ये आपका इसमें सही नहीं है। ठीक है, ये इसमें आपका सही नहीं है। इसके बाद आपका आता है तो एमिली जो पुस्तक जो थी उसके लेखक कौन थे? वो थे रूसो। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछे जा चुके हैं। इसके बाद आपका रिपब्लिक के रचयिता कौन थे? वो थे प्लेटो। बालक की खोज मॉन्टेसरी की थी रचना। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2019 में ये क्वेश्चन आए हैं और ये क्वेश्चन रिपीट भी बहुत होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका है कि नेतृत्व संगठन में व्यक्तियों के साथ काम करके उनको प्रेरित करने एवं विकसित करने की प्रक्रिया, ये किसने कहा है? ये आपका स्टीफन जे नेजविश ने कहा है। ठीक है, नेतृत्व की ये परिभाषा किसने दी है? स्टीफन जे नेजविश। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन था 25 बालक की खोज मॉन्टेसरी, ठीक है, और रिपब्लिक जो है वो प्लेटो की है। एक और क्वेश्चन था इसमें 26 जो मैं इसमें देना भूल गई हूँ, विद्यालय एवं समाज। ठीक है, क्या? विद्यालय एवं समाज, ये जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? विद्यालय एवं समाज, ये आपकी जॉन डीवी की पुस्तक है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि विद्यालय एवं समाज किसकी पुस्तक है, वो आपकी जॉन डीवी की पुस्तक है। ठीक है, जॉन डीवी। इसको 26 क्वेश्चन था वो गलती से ही इसमें से मिस हो गया है। विद्यालय एवं समाज के कौन लेखक है? जॉन डीवी।
इसके बाद आपका आता है कि नेतृत्व संगठन में व्यक्तियों के साथ काम करने, उनको प्रेरित करने एवं विकसित करने की प्रक्रिया है। ये आपका स्टीफन जे नेजविस ने ये परिभाषा दी है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व की प्रभावहीन शैली है। जो प्रभावहीन शैली है वो है आपकी निरंकुश शैली और समझौता मूलक शैली। ये दोनों जो हैं आपकी प्रभावहीन शैलियाँ होती हैं, इसीलिए आपका इसमें ऑप्शन डी बा तथा सा दोनों ये सही है। नेतृत्व का गुण है, नेतृत्व सहयोग देना, बौद्धिक शक्ति और सामाजिकता, ये सारे ही आपके जो है लीडरशिप के गुण हैं, इसीलिए ऑप्शन दा जो है आपका उपयुक्त सभी ये सही है। इसके अलावा 30 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नेतृत्व के बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है। जो नहीं है वो स्फूर्ति एवं सहनशीलता। स्फूर्ति एवं सहनशीलता जो है नेतृत्व के बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है। 31 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है। नेतृत्व का प्रकार नहीं है वो है लोकप्रिय नेतृत्व। ठीक है, ये नेतृत्व के प्रकार में नहीं आता। बाकी तीनों आपके प्रजातांत्रिक नेतृत्व, निर्बाधवादी नेतृत्व, निरंकुश नेतृत्व, ये सारे आपके जो है लीडरशिप के टाइप्स में आता है। 32 क्वेश्चन है कि नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, नेतृत्व जो वो आपका व्यक्तिक गुण भी होता है, ये इसको हम व्यवहारिक कौशल भी बोल सकते हैं या प्रभावित करने की कला भी बोल सकते हैं। ये तीनों ही तरीके से हम नेतृत्व को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका जो आपका ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, ये इसमें सही होगा। इसके बाद है 33 क्वेश्चन के नेतृत्व की वह शैली जिनमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं कहलाती है। अब जो सारे अधिकार अगर एक ही व्यक्ति में होते हैं, यानी कि एक ही व्यक्ति जो है वो सारे जो है डिसीजन लेता है, वो कहलाती है आपकी निरंकुश शैली। ठीक है, निरंकुश शैली। इसके बाद है 34 की प्रबंधन का मुख्य तत्व है। जो देखिए संगठन प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में आपका संगठन भी आता है। ठीक है, नियोजन भी आता है, उसको चलाना कैसे है, नियंत्रण भी आता है, उसको कंट्रोल कैसे करना है। ये तीनों ही आपके प्रबंधन के जो है मुख्य तत्व में आते हैं, इसीलिए आपको ऑप्शन जो डी है इसमें सही है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये किसने बोला है, ये आपका एडम्स ने बोला है। किसने बोला है, एडम्स ने बोला है। और शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, वो आपका जॉन डेवी द्वारा बोला गया था। ठीक है, अब देखिए एडम्स शिक्षक और शिक्षार्थी, इनके द्वारा एडम्स के अनुसार जो है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें दो लोग होते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी, यानी कि टीचर और स्टूडेंट। ठीक है, और जॉन डेवी ने जो बोला था कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, तो उनके अनुसार जो शिक्षा में तीन लोग आते हैं, वो आता है आपका टीचर, स्टूडेंट और आपका करिकुलम, यानी कि जो पाठ्य वस्तु बोल लीजिए या पाठ्यक्रम बोल लीजिए। इसके बाद आपका आता है 36 कि विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका होती है। प्रधानाचार्य की भूमिका जो विद्यालय में होती है वो आपकी होती है पर्यवेक्षक के रूप में। ठीक है, ऑप्शन बी पर्यवेक्षक। इसके अलावा 37 क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम है। माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है आपका, उसका जो अन्य नाम है वो है मुदालियर आयोग। ऑप्शन बा मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, ये आपका हुआ था 23 सितंबर 1952। ये 53 जो ऑप्शन सी है आपका ये सही है। और अगर डेट की अगर पूछता है तो वो थी आपकी 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर। और ये जो मुदालियर जो थे, इनका जो पूरा नाम था वो था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, इसके बाद 39 क्वेश्चन है कि व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। अगर व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम की बात हो रही है तो नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा संबंधी जो कार्यक्रम है वो इसमें नहीं आता है, तो ऑप्शन डी इसमें सही है। ठीक है, जॉन डीवी के त्रिध्रुवीय मॉडल में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। प्रबंधन नहीं है। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था कि जो शिक्षा जो द्विमुखी प्रक्रिया है, जॉन एडम्स ने बोला है, तो उनके अनुसार जो टीचर और स्टूडेंट दो लोग होते हैं
और जॉन डीवी ने बोला है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है या त्रिध्रुवीय मॉडल जिसको बोलते हैं हम। तो उस उनके अनुसार जो है 3 लोग होते हैं शिक्षा में, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। 41 क्वेश्चन है आपका कि राधा कृष्णन आयोग ने किस स्तर की शिक्षा पर सिफारिशें की थी। राधा कृष्णन आयोग जो था वो आपका उच्च शिक्षा के लिए बना था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है आपका उच्च शिक्षा ये सही है। तो 42 क्वेश्चन है कि पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में प्रयोग करते हैं। ये जो है डेफिनेशन दी है वो आपकी मुनरो ने दी है। किसने दी है? मुनरो ने। क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा सारे क्वेश्चंस को। उसके बाद 43 है कि पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा प्रमुख आधार नहीं है। जो नहीं है वो आर्थिक, प्रमुख आधार में आर्थिक जो आधार है वो नहीं आंका जाता है। पाठ्यचर्या के उद्देश्य क्या हैं? पाठ्यचर्या के उद्देश्य जो है ये बालकों का सर्वांगीण विकास करना, उनके नैतिक चरित्र का निर्माण करना और मानसिक शक्तियों का विकास करना, ये तीनों ही आपके जो है पाठ्यचर्या के उद्देश्य होते हैं। इसीलिए जो ऑप्शन दा है आपका उपयुक्त सभी, ये इसमें सही है। इसके 45 क्वेश्चन है कि शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट का शीर्षक है। जो आपका शिक्षा आयोग था 1964-66, इसको हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसका जो रिपोर्ट का जो शीर्षक था वो था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। ठीक है, या इसको हम ऐसे में जानते हैं राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा। ठीक है, ये दोनों ही सही हैं। आपका ऑप्शन में शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास दिया है तो इसमें आपका ये सही रहेगा। उसके बाद 46 है कि भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ अध्यक्ष की बात कर रहा है तो अध्यक्ष आपके सर विलियम विल्सन हंटर थे। ठीक है, कौन थे? सर विलियम विल्सन हंटर। लेकिन अगर वो ये पूछता है कि भारतीय शिक्षा आयोग 1882 या इसको हम हंटर आयोग 1882 के नाम से भी जानते हैं, इसको गठित किसने किया था? इसको जो गठित किया था वो लॉर्ड रिपन ने किया था, जो कि उस टाइम के वायसराय थे इंडिया के। और दो तरह के आपके हंटर आयोग हैं। एक तो हंटर आयोग 1882, एक आप हंटर आयोग 1920 पढ़ते हैं। ठीक है, जो हंटर आयोग 1882 था ये शिक्षा को लेकर था, और जो हंटर आयोग 1920 था वो आपका जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था उसको लेकर वो बनाया गया था। तो दोनों में अंतर है, तो इसीलिए अगर ईयर के हिसाब से आप देख लीजिएगा, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है तो जो शिक्षा आयोग था 1964-66, इसको हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो शीर्षक था वो था राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा। ठीक है, अब देखिए सैडलर आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने नीति में सुधार किया था 1917 में। ठीक है, ये 1917 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका इसमें सही है। इसके बाद है 48 क्वेश्चन के पाठ्यचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मापदंड है। देखिए, छात्रों की योग्यता के आधार को भी देखा जाता है, उद्देश्यों का आधार भी देखा जाता है, और बाल केंद्रित भी होनी चाहिए। ये तीनों ही जो है वो पाठ्यचर्या चयन और निर्माण हेतु मापदंड है। इसीलिए आपका इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही है। ठीक है, ऑप्शन डी। इसके बाद आपका आता है कि डी के व्हीलर के अनुसार पाठ्यचर्या निर्माण प्रक्रिया को चरणों में बांटा गया है। जो डी के व्हीलर इनके मॉडल को हम जो है वो साइक्लिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? साइक्लिक मॉडल। इन्होंने 5 जो है स्टेप बताए थे पाठ्यचर्या निर्माण के, तो इसमें ऑप्शन सी आपका इसमें सही है। 50 क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा की कल्पना पर आधारित है। वो है आपका शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम। ठीक है, ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। देखिए, ये आपका डी के व्हीलर मॉडल है, इसको हम साइक्लिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? साइक्लिक। ठीक है, इसको हम साइक्लिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो 5 स्टेप थे 1 2 3 4 5। ओके, अब आपका आता है 51 क्वेश्चन की कलाकार शिक्षक के हाथ में यह है, यानी कि पाठ्यचर्या एक साधन है जिससे वे पदार्थ यानी कि शिक्षार्थी को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो यानी कि स्कूल में ढाल सके। ये जो परिभाषा है वो किसने दी है? ये परिभाषा आपकी कनिंघम ने दी है। किसने दी है?
कनिंघम ने। 52 क्वेश्चन है कि पुस्तक केंद्रित पाठ्यचर्या का अन्य नाम है। पुस्तक केंद्रित पाठ्यचर्या का अन्य नाम है विषय केंद्रित। ठीक है, विषय केंद्रित पाठ्यचर्या। क्यूरेर का शाब्दिक अर्थ है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, दौड़ का मैदान, कई बार आया है। 54 है वीईपी का फुल नेम। वीईपी का फुल नेम होता है आपका वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि सा। इसमें सही है आपका वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। 55 क्वेश्चन है सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित किया था। इसको विकसित किया था आपका आदर्शवाद ने। किसने? आदर्शवाद ने। समावेशी शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ हुई? समावेशी शिक्षा जो है आपकी एनसीएफ 2005 जो आपका आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में, उसके द्वारा प्रारंभ हुई थी। तो बा जो है ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। 57 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योग्यता देता है? जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर, इन तीनों का ही जो है अभिकरण जो है, जो फीडबैक जो है वो आपका पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है, दा है, वो आपका इसमें सही है। 58 क्वेश्चन है कि शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय दिया जाता है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय दिया जाता है यथार्थवाद को, जो रियलिज्म जिसको हम बोलते हैं, यथार्थवाद। ऑप्शन ए। शिक्षा के उद्देश्य हैं, शिक्षा के उद्देश्य परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य जो है वो एक से कभी नहीं रहते। जैसे कि अभी NEP 2020 आई है और NEP 2005 थे, तो दोनों में काफ़ी अंतर है। ठीक है, तो जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं, उसके अनुसार ही हम पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं। उसके बाद तर्क प्रक्रिया है। तर्क प्रक्रिया है आपकी जो मानसिक और बौद्धिक, ये दोनों ही आपके इसमें सही हैं। तो सा, यानी कि आ तथा बा दोनों। 61 क्वेश्चन है कि पाठ्येतर पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं NCC, स्काउटिंग, रेड क्रॉस, NSS और भी कुछ है, बाकी सब हैं। ये सब आपके पाठ्येतर पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आपका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। 62 क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? इन सभी में अभिभावक, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और शिक्षक में सर्वाधिक अगर महत्वपूर्ण है वो है टीचर। ठीक है, इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है टीचर। फिर है आपका 63 क्वेश्चन कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र होते हैं। जो टीचर सेंटर जो शिक्षण प्रणाली होती है उसमें छात्र जो होते हैं वो श्रोता होते हैं। ठीक है, लिसनर। 64 क्वेश्चन है करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? ये आपका प्रयोगशाला विधि पर आधारित है। 65 क्वेश्चन है आपका कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि है, तो इसका जो आंसर है वो आपका है प्रदर्शन विधि। इसके बाद आपका आता है 68 क्वेश्चन की भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली वे सामग्रियां जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है। सुनने में किया जाता है उनको हम बोलते हैं श्रव्य सामग्रियां। ठीक है, हियरिंग एड्स। तो 67 क्वेश्चन है कि कौन सा यंत्र श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाता है? वो है आपका टेलीविज़न। टेलीविज़न को है जो है हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। फिर 68 क्वेश्चन है कि NCF 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति में सदस्यों की संख्या थी, वो थी आपकी 35। कितनी थी? 35। इसके बाद क्वेश्चन है आपका कि NCF 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे, वो थे प्रोफेसर यशपाल शर्मा। इनका पूरा नाम है प्रोफेसर यशपाल शर्मा। 70 है कि प्रैग्मेटिकोस शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये आपका जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है 71 क्वेश्चन की लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति हुई है। लैंग्वेज शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो फ्रेंच भाषा के लैंग्वा से हुई है। किससे हुई है? फ्रेंच भाषा के लैंग्वा से हुई है। और शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र की जो सिफारिश की गई थी वो कोठारी आयोग द्वारा की गई थी। ठीक है,
जो इसको अखिल भारतीय शिक्षा समिति ने 1956 में इसको पहली बार इसको प्रस्तुत किया था। उसके बाद जो कोठारी आयोग था 1964 और 66 में, इसने सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी। इसके बाद 73 क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या 3R के अंतर्गत नहीं आता है। 3R यानी कि रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, ठीक है। इसमें आपका अनुक्रिया नहीं आता है। 74 क्वेश्चन है कि 10+2+3 शिक्षा संरचना पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू की गई। ये जो थी आपकी NEP जो थी आपकी 1986 द्वारा इसको लागू किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन है आपका किस पाठ्यचर्या परिकल्पना के अंतर्गत आने वाले तत्वों में से नहीं है। जो नहीं है वो है इसमें ज्ञान, ठीक है। पाठ्यचर्या परिकल्पना के अंतर्गत जो है आपका ज्ञान नहीं आता। इसके बाद है कि निम्न में से क्या पाठ्यचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है। देखिए इसमें जो चरण नहीं है वो है मूल्यांकन। जो वो ये जो है मूल्यांकन जो है आपका पाठ्यचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है। इसके बाद कि निम्न में से कौन जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व नहीं है। जो नहीं है वो है जवाबदेही कैसी, ठीक है। ये जो है जो अकाउंटेबिलिटी जो प्रोसेस जो आपकी रहती है उसमें जो ऑप्शन सी है जवाबदेही कैसी, ये इसमें इसका तत्व नहीं है। 78 क्वेश्चन है कि अनिवार्य विषयों के अंतर्गत आने वाला विषय है। अनिवार्य विषयों के अंतर्गत जो है आपके मातृभाषा, हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान और गणित, ये जो सारे ही सब्जेक्ट आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आते हैं। तो उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी। के फ्रेडवेल के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कितने भागों में बांटा है। इन्होंने को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो थी वो के फ्रेडवेल ने 6 भागों में इनको बांटा था, ठीक है। इसके बाद है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी। ये आपकी NCERT द्वारा तैयार की गई थी। 81 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है। वो है आपका कि धर्म ग्रंथों पर आधारित जो पाठ्यक्रम का आधार नहीं है वो है आपका पाठ्यक्रम जो है वो धर्म ग्रंथों पर आधारित नहीं होता है। फिर है आपका 83 क्वेश्चन कि किसके अनुसार शिक्षक मनुष्य का निर्माता है। ये जो है वो आपका जॉन एडम्स का कथन है, ऑप्शन बी। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति हुई है। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति वो डिसिपल से हुई है। कैसे हुई है? डिसिपल से। इसके बाद है 85 के अनुशासन के प्रकार है। देखिए अनुशासन के 3 ही प्रकार होते हैं, दमनात्मक, प्रभावात्मक और मुक्त्यात्मक। तो ऑप्शन डी इसमें सही है, ठीक है। और 86 क्वेश्चन है कि अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है। वो है आलोचनात्मक दृष्टिकोण। ये जो है वो डिसिप्लिन को बनाए रखने की आपकी निगेटिव प्रोसेस है। इसके बाद 87 क्वेश्चन है कि अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बालकों को व्यवस्था, उत्तम आचरण तथा उसमें निहित सर्वोच्च गुणों की आदत को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ये किसने बोला है? ये आपका बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने बोला है। तो आप इसमें आपका ऑप्शन बी इसमें सही है। 89 क्वेश्चन है कि 88 क्वेश्चन है कि अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं तथा शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है जो अव्यवस्था को शासन प्रदान करता है। ये किसने बोला है? ये आपका TP नन ने बोला है, ठीक है। किसने बोला है? TP नन ने बोला है। इसके बाद है 89 क्वेश्चन की कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया विद्यालय प्रकाशन के अंतर्गत आती है। विद्यालय प्रकाशन के अंतर्गत आती है आपकी विद्यालय पत्रिका। जो आपकी स्कूल मैगजीन जो होती है वो आपकी जो आपकी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है, को करिकुलर एक्टिविटीज, वो आपकी विद्यालय प्रकाशन के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसके बाद 90 क्वेश्चन है कि संसाधन विकास मंत्रालय ने किस दिन NCERT की कार्यकारिणी की बैठक को बुलाया था। जो संसाधन विकास मंत्रालय ने जो आपका 14 जुलाई 2004 को NCERT की कार्यकारिणी की जो बैठक को बुलाई थी। तो ऑप्शन बी इसमें आपका सही है। 91 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन दंड का सिद्धांत नहीं है।
देखिए, उदाहरणात्मक, प्रतिकारात्मक, सुधारात्मक, प्रतिरक्षात्मक, अवरोधात्मक, ये सारे आपके दंड के सिद्धांत होते हैं। इसमें नहीं है वो है अनुयायियों का सिद्धांत। 92 क्वेश्चन है कि प्रशासनिक मॉडल प्रतिपादित किया था। प्रशासनिक मॉडल जो है वो सेलर, लुईस और अलेक्जेंडर, इन तीनों के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। डिपाइपल या क्या कहते हैं शब्द का क्या अर्थ है? इसमें डिपाइपल लिखा है, डिसाइपल होता है, उसका अर्थ होता है आपका शिष्य। ठीक है, क्या होता है? शिष्य। 94 क्वेश्चन है कि आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? जो आदर्शवाद जो होता है वो आपका प्रभावात्मक अनुशासन का समर्थन करता है। किसका करता है? प्रभावात्मक अनुशासन का। इसके बाद है कि प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? प्रकृतिवाद जो है आपका मुक्त्यात्मक अनुशासन का समर्थन करता है। किसका करता है? मुक्त्यात्मक। देखो, प्रकृतिवाद में जो रूसो का एक सिद्धांत था दंड को लेकर, वो था आपका प्राकृतिक दंड का सिद्धांत। मतलब रूसो ये मानते थे कि अगर कोई गलती करता है तो प्रकृति उसको दंड देती है। ठीक है, और दूसरा स्पेंसर, ये भी प्रकृतिवादी थे। इन्होंने सुख दुख का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो आदर्शवाद जो है वो प्रभावात्मक अनुशासन की बात करता है, प्रकृतिवाद जो है वो मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है, और साथ ही जो प्रयोजनवाद जो होता है वो स्वानुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन की बात करता है। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणामों द्वारा दंड का समर्थन करता है? प्राकृतिक यानी कि वो है स्पेंसर। ठीक है, अभी हमने देखा ना, स्पेंसर जो थे वो प्रकृतिवाद थे और उन्होंने सुख दुख का सिद्धांत दिया था। तो जो ये जो थे वो प्राकृतिक परिणामों द्वारा दंड का समर्थन करते थे। ठीक है, मुक्त्यात्मक जो अनुशासन जो होता है, जो प्रकृतिवादी जो है उसका समर्थन करते हैं। उसके बाद 97 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुशासन के विकास की अवस्था नहीं है? वो है आपका समूह अनुशासन। ये जो है वो अनुशासन के विकास की अवस्था नहीं है। देखिए, जो प्राकृतिक अनुशासन होता है कि जो प्रकृतिवादी थे वो इसको मानते थे कि प्रकृति जो है मुक्त्यात्मक अनुशासन की वो बात करते थे। तो प्राकृतिक अनुशासन। उसके बाद व्यक्तिगत अनुशासन जो हम खुद से अपने जो सेल्फ जो डिसिप्लिन होता है उसके बारे में होता है। आधिकारिक अनुशासन जो कि आदर्शवाद जिसकी बात करता था। प्रभावात्मक अनुशासन जो किसी के द्वारा हमको अनुशासन में रहने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो समूह अनुशासन कुछ नहीं होता है, तो इसका जो आंसर है वो है समूह अनुशासन। 98 है कि रूसो किस दंड के समर्थक थे? रूसो जो थे वो प्राकृतिक दंड के समर्थक थे। रूसो प्रकृतिवादी थे। ठीक है, और ये प्राकृतिक दंड के समर्थक थे। 99 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का सकारात्मक साधन है? सकारात्मक जो साधन है वो है आपका पुरस्कार। ठीक है, किसी को अनुशासन में रहने के लिए उसको पुरस्कार देना। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? देखिए, विद्यार्थी, शिक्षण और पाठ्यक्रम, ये सारे ही आपके शिक्षण प्रक्रिया के भाग होते हैं। तो आपका ऑप्शन डी इसमें सही है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके जो है वो 2019 में आए थे पेपर 1 में। तो आगे मैं आपके लिए और जो पेपर है उसके भी अगर जो क्वेश्चंस मुझको मिलते हैं उनको मैं लेके आऊँगी। तब तक आप पढ़ाई कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।